आरोग्य संगठन की तरफ से हम लोग हमेशा ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए नए कार्यक्रमों को की श्रृंखला हमेशा अनवरत रूप से क्रियान्वित रखते हैं। और इस स्वास्थ्य के विषय के जो भी चुनौतीपूर्ण विषय हम लोगों के सामने आते हैं, उनके लिए जो उस विषय से संबंधित विशेषज्ञ हैं, उनकी सलाह, उनका मार्गदर्शन लेते हुए एक सही ज्ञान हमेशा समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। पिछले कुछ समय से अगर हम लोग देखें तो चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ नए तरह के बदलाव देखने को मिले हैं, जो हमेशा से ही बड़े चुनौतीपूर्ण रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पिछले एक दशक से ज्यादा समय से कुछ इस तरह की बीमारियां समाज में लगातार बढ़ती चली गईं, जिनमें ये पाया जा रहा है कि मरीज को जब दवाइयां मिलती हैं तो उससे आराम तो मिलता है, लेकिन जैसे ही दवाइयां बंद होने लगती हैं उनकी वो बीमारी फिर से वैसे ही बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में मरीजों के सामने एक प्रश्न आ चुका है कि क्या एक बार बीमारी हो जाने के बाद लगातार जिंदगी भर दवाइयां खाते ही रहना है? ऐसी स्थिति में जो पारंपरिक रूप से हर बीमारी की चिकित्सा चल रही थी, उससे अलग हटकर कुछ करने की जरूरत महसूस होती है। और यही फील्ड हमारा कहलाता है रिसर्च का फील्ड। रिसर्च के फील्ड में हमारा मुख्य ध्येय यही होता है कि जो बीमारियां आज एक चुनौतीपूर्ण समस्या के रूप में हमारे सामने आई हैं, उनके लिए किसी नए तरीके से कुछ नया शोध करते हुए, कुछ नई औषधियों की शोध या नए चिकित्सा उपक्रमों की शोध, जिसके माध्यम से बीमारियों को जड़ से ठीक किया जा सके। जो हमेशा हर पेशेंट की एक इच्छा होती है कि एक बार अगर दवाई खाने का कोई कोर्स उसको करना पड़े तो कुछ समय बाद वो उन दवाओं से फ्री हो जाए। जैसे सामान्य रूप से हम लोग देखते हैं, बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या कुछ डायरिया वगैरह ऐसी समस्या होती हैं तो रोगी कुछ समय तक दवाइयां लेते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर जो आज की सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण डिसीजेज इस समय हमारे सामने है, जिनमें ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, जॉइंट प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, आर्थराइटिस जिन्हें हम लोग कहते हैं, ओबेसिटी, थायराइड, इस तरह की बीमारियां लगातार समाज में हम लोगों के सामने बढ़ती चली आ रही हैं, जिनमें लगभग कुछ समय बाद दवाओं खाने के बाद में ये एक ऐसी स्थिति आती है कि खुद चिकित्सा करने वाले डॉक्टर ही ये कह देते हैं कि भाई आपको ये दवा जिंदगी भर खानी है। तो ऐसे में जो रोगियों का एक समुदाय है, वो ऐसी चिकित्सा चाहता है कि कुछ दवाई खाएं और बीमारी से मुक्त हो जाएं। तो ऐसी ही चीजों के लिए चूंकि रिसर्च की जरूरत होती है, इसलिए रिसर्च के फील्ड के एक विशेषज्ञ हमारे बीच में हैं, एक बेहद जाने माने चिकित्सक हैं। लगभग लगभग 30 सालों के आसपास का उनका एक विशाल अनुभव है। और इस विषय पर तमाम तरह के हम लोगों ने एक ये चीज भी देखी है कि यूट्यूब से लेके छोटे छोटे रील्स में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कहता रहता है, जिससे कई बार सही ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए हमारा ये एक प्रयास है कि जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उनके माध्यम से इस तरह के विषयों पर, चुनौतीपूर्ण विषयों पर या कठिन प्रश्नों पर, जो जनता की एक इच्छा है कि उनके सही जवाब उनको मिले, उसके लिए हमारे साथ एक बेहद उच्च कोटि के विद्वान विशेषज्ञ, जो एक अच्छे चिकित्सक हैं, एक बेहतरीन एकेडमिशियन हैं, जिनके पास आज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन से लेके पीएचडी तक के स्टूडेंट्स आज उनके मार्गदर्शन में अपना कोर्स कर रहे हैं, रिसर्चेस कंडक्ट कर रहे हैं। लंबे समय का एक चिकित्सा अनुभव है, एक रिसर्चर के रूप में भी चिकित्सा अनुभव है। तमाम बड़े बड़े मंच पे, नेशनल, स्टेट लेवल के, इंटरनेशनल लेवल पर सर के आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। रिसर्च जर्नल्स में सर के तमाम आर्टिकल्स मिलते हैं, सर के लिखे हुए तमाम किए हुए प्रोजेक्ट्स, जिनके माध्यम से सर लगातार समाज के संपर्क में भी रहते हैं। सरकार की स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो, बहुत तरह की कमेटीज हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रही हैं, और सर उनमें विशेष रूप से एक कमेटी मेंबर के रूप में सरकार के लिए एक एडवाइजरी का भी काम करते रहते हैं। और वर्तमान में संपूर्णानंद परास्नातक चिकित्सा महाविद्यालय में एक एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में चिकित्सा और पंचकर्म विभाग में ही कार्यरत हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, क्योंकि हम लोग चिकित्सा की ही बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग उसी से संबंधित रहते हैं, तो चिकित्सा और पंचकर्म के ही विशेषज्ञ की एक जरूरत थी, जिनके पास एक विशाल अनुभव हो। तो इसके लिए आज के कार्यक्रम में डॉक्टर मनीष मिश्रा सर, ये हमारे आज के गेस्ट हैं। बेहद जानी मानी पर्सनैलिटी हैं, न एक चिकित्सक के रूप में, शिक्षक के रूप में भी, और एक समाज सेवी के रूप में भी। कहीं ना कहीं आप इनको देखते रहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है, बड़े ही खुशी की बात है कि सर आज हमारे साथ हैं, और बेहद बिजी शेड्यूल में से सर ने हमको ये समय निकाल के दिया है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सहयोगी डॉक्टर स्वप्निल सर से, जो बीएएस के टेक्निकल सेल के नेशनल हेड भी हैं, सर से अनुरोध करूंगा कि कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की भगवान की वंदना के साथ करें। डॉक्टर स्वप्निल सर।
स्वप्निल सर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी सर। प्रधानमंत्री बनने के लिए सभी लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना की मुद्रा में आ जाए। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारोगभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां सव्योमवातावनिहारवन्यं पंच प्रपंचात्मकदेहभाजम् संताप संपात जरा जरांधिकं नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं नवीन नील मुद्गान्तिकान्तं शान्तं हरे पाप दशमाख्यमूर्तिं पूर्तिशतानां सुमिनोरथानां नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम्। धन्यवाद सर प्रधानमंत्री वंदना के लिए। और अब इसी के साथ हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा मनीष मिश्रा सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में, और आपके मार्गदर्शन की हमें विशेष अपेक्षा थी, और आपने ये जो बेहद कीमती समय हम लोगों के लिए निकाल के दिया, इसके लिए फिर से एक बार विशेष धन्यवाद सर। स्वागत है आपका। सर, आज के कार्यक्रम में जिसका टाइटल है रिसर्च इन आयुर्वेदा, तो रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसकी बारे में संक्षिप्त रूप से हम लोगों ने कार्यक्रम की भूमिका में देखा। मैं केवल सबसे पहले आपसे सर ये जानना चाहता हूँ, लगभग 3 दशकों का आपका एक्सपीरियंस है चिकित्सा के इस क्षेत्र में। किस तरह का परिवर्तन देखते हैं आप समाज में? पहले की किस तरह की बीमारियां हो रही थी, अब किस तरह का बदलाव समाज में आप देख रहे हैं, उनके चिकित्सा के पैटर्न में, रोगियों के पैटर्न में? आपके पास एक विशद बड़ा विशाल अनुभव है। मैं चाहता हूँ सर कुछ चीजें आप शेयर करें हम लोगों के साथ में। मनीष सर। जी धन्यवाद। एम आई ऑडिबल? जी सर। ये धन्यवाद सबसे पहले तो आपको इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसा आपने एक बहुत ही एक ज्वलंत विषय रिसर्च को आपने एक रखा, एक बर्निंग टॉपिक है, इस समय के लिए शोध की आवश्यकता है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की बात इस दौर में आयुर्वेद को पुनर्स्थापित करना और एक वैज्ञानिक धरातल पर वो केवल और केवल रिसर्च के माध्यम से ही सही साबित हो सकता है। बात की आपने बीमारियों की, तो अगर हम पिछले 20-30 सालों में या और पीछे भी आप देखें, हम बात करते हैं और पहले सन 47 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, तो हमारी बुनियादी जो आवश्यकताएं थी वो कुछ अलग थी। हमारे सामने जो है वो आवास की, अन्न की, रोटी कपड़ा और मकान हमारी ज़रूरतों में शामिल था। तो सरकार या तंत्र जो था वो स्वास्थ्य हमारी बुनियादी आवश्यकताओं में नहीं था। तो उस समय में आप देखेंगे तो जो इन्फेक्शियस डिजीजेस थी, जो संक्रामक रोग थे, उनकी जो है वो एंडेमिक फॉर्म्स कई हमने देखे हैं। और पहले से भी जाए तो बीच बीच में आउटब्रेक होते रहे ऐसी चीजें। तो जो संक्रामक रोग थे, जो इन्फेक्शियस डिजीज जिनको हम कहते हैं, टाइफाइड है, कॉलरा है, डायरिया है, या विभिन्न प्रकार के ज्वर है, मलेरिया है, इनकी बेल्ट्स हुआ करती थी कि मलेरिया का ये बेल्ट है, या इसका बेल्ट है। क्योंकि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति हम भी इतने सजग नहीं थे, हमारी आवश्यकताएं अलग थी, और सरकार का भी जो स्वास्थ्य का तंत्र है वो पूर्णतः दूर दराज के क्षेत्रों में उस तरह से प्रतिस्थापित नहीं था जैसा कि आज हम देख पा रहे हैं। तो इस वजह से उस समय में इस तरह की बीमारियां, जैसे जैसे हमारी जो है वो स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार होता गया, स्कूल कॉलेजों की रचना हुई, मेडिकल कॉलेजेस बने, फिर आयुर्वेद पे भी गवर्नमेंट ने फोकस किया, और डिफरेंट सेक्टर्स के हॉस्पिटल्स और दूर तक जाकर के पीएससी, सीएससी, डिस्पेंसरीज के फॉर्म में जब स्थापित होने लगे, और लोगों को जो स्वास्थ्य का बहुत सारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट के, उसके जरिए भी जो जन जागरूकता का एक माहौल हुआ, तो उसमें लोग अपने हेल्थ के प्रति अवेयर हुए। तो और कुछ दवाओं में भी जो औषधि के क्षेत्र में विकास हुए,
तो उन पे इन्फेक्शंस को जल्दी कंट्रोल करने वाली एंटीबायोटिक्स या और बहुत सारी सुविधाएं जब मिलने लगी, तो इन तरह में तो हमने उनमें एक सफलता पाई कि उस तरह की बीमारियों को हम जल्दी ठीक करने लगे, उनका रिकरेंस कम होने लगा। और लेकिन साथ साथ में जो हमने जो एक विकास की जो एक गंगा बही, जो भौतिकतावादी चीजों की तरफ जब मनुष्य ने हमने जाना शुरू किया, प्राकृतिक चीजों को जब छोड़ना शुरू किया, जो हमारी जीवन शैली में लाइफ स्टाइल से परिवर्तन आते गए, हमारे वर्किंग कल्चर में, वर्किंग टाइम में, बायोलॉजिकल क्लॉक जो हमारी चेंज होने लगी डेवलपमेंट के इस दौर में, तो उसमें अब हम पिछले 20-30 सालों में हम देख रहे हैं, जैसा आपने भी अपनी भूमिका में चर्चा किया, कि ऐसी व्याधियां जिनका पहले कहीं नाम नहीं होता था, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर है, ये अब भयावह रूप ले रही है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। तो इनका हमारी आहार से, हमारी जीवन शैली से ही बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो इस तरह की व्याधियां हम देख रहे हैं कि डायबिटीज, पहले हम लोग जब पढ़ते थे यूजी में, हम लोग छात्र हुआ करते थे, तो हम लोग पढ़ते थे कि WHO का एक डिक्लेरेशन है कि बाय द 2020 इंडिया इज गोइंग टू बी द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और आज हम ये चीज देख रहे हैं अपनी प्रैक्टिस में, जब हम आए हैं। तो पहले हम लोग जब छोटे थे देखा करते थे, गाँव में कहीं दो चार गाँव में एक कोई मधुमेह का रोगी हुआ करता था, उसको राज रोग या ऐसे रोगों की संज्ञा दी जाती। अब आप देखेंगे तो आप हर दूसरे घर में एक या दो, अब कहिए कि डायबिटीज के रोगी, ऐसे ही हाइपरटेंशन के रोगी, इवन कैंसर भी बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है। इस तरह की बीमारियां, किडनी की प्रॉब्लम्स, इस तरह की बीमारियां जो हैं वो बहुत तेजी से आपको मिल रही हैं। तो ये एक बड़ा एक चेंज आया है डिजीज में, जिसमें कि हमने एक तरह की बीमारियों पर तो विजय पाई, लेकिन हमने अपनी जीवन शैली में जो लापरवाही, या जो अपने जीवन जीने के क्रम में अपने आहार व्यवस्था में जो भूल की, या एक कहिए कि प्राकृतिक चीजों से जो हम दूर हुए, तो ऐसी व्याधियों का एक उभार हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अब अगर हम बात करें, ऑर्थराइटिस के पेशेंट भी बहुत सारे मिल रहे हैं। ये सब डाइट से रिलेटेड, हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो है वो चीजें हैं। अ, अब पहले जो है वो ट्रीटमेंट में मान लीजिए हमारे पास जो है वो दवाओं की कमी हुआ करती थी, या अब अवेलेबिलिटी बहुत है, लेकिन साथ साथ में जो कुछ ऐसी चीजें जैसे हम माने कि इन्फेक्शियस डिजीजेस कम तो हुई, लेकिन अभी हमने एक रिसेंटली एक एपिसोड देखा कोविड का। तो अब एक आप ये एक महसूस करेंगे कि चाइना में कहीं एक वायरस जो है वो दिसंबर के किसी माह में 1 तारीख को वो किसी को एक डिटेक्ट होता है किसी एक दो पेशेंट में, और फिर वो अगले ही दिन वो, या 2-4 दिन के अंदर ही वो विश्व के दूसरे क्षेत्रों में भी, इंडिया में भी साइमल्टेनियसली, अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में, क्योंकि अब जो कनेक्टिविटी हमारी बढ़ी है, तो अब वायरसेस या बैक्टीरिया, ये इन्फेक्शन जो है वो अब उतनी ही तेजी से स्प्रेड करते हैं। ट्रैवल का माध्यम भी अब वो प्लेन के थ्रू, या जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन जो सुधरा है, तो अब इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड में हमने जो एक स्प्रेड देखा है, वो इसी कारण से बहुत तेजी से हुआ। पहले बीमारियां धीरे धीरे फैलती थी, एक से दूसरे से तीसरे से। अब जो आ रहा है, अगर इन्फेक्शन कभी आ भी रहा है, एक वायरल इन्फेक्शन ही था, लेकिन वो कितनी तेजी से फैला, एक ये भी चेंज है डिजीज के पैटर्न। जी सर। अच्छा सर, एक चीज मैं एक पेशेंट की साइड से जानना चाहूंगा। जैसे कि आपने बताया है कि तमाम तरह की जो जीवन शैली में परिवर्तन आए, उससे हम लोगों ने बीमारियों का एक बदलता हुआ स्वरूप देखा, इन्फेक्शियस डिसीजेस से लेके हम लोग लाइफस्टाइल डिसीजेस की तरफ आए। अब यहाँ पे जब लोगों को इस तरह की बीमारियां हो रही हैं, तो निश्चित रूप से एक पेशेंट होने के नाते हर आदमी यही चाहता है कि कुछ दवाएं ऐसी हों या कुछ ऐसा उपचार बताया जाए कि कुछ समय में वो ठीक हो जाए। आजकल इन बीमारियों का एक तरह से पूरी तरह से इलाज बहुत कम हो पाता है। ज्यादातर रोगी लगभग पूरे जीवन दवाइयां खाते ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में एक बड़ा कठिन सा प्रश्न है आपके लिए आ रहा है कि मतलब किस स्तर से सुधार की गुंजाइश ज्यादा है? मरीजों को अपने साइड से सुधार की जरूरत ज्यादा है, या डॉक्टरों को चिकित्सा करने के पैटर्न में या नई दवाओं की जरूरत ज्यादा है? क्योंकि पेशेंट का मानना तो यही है कि ठीक है, मुझसे जो भी गलती होनी थी हो गई, अब मैं डॉक्टर साहब के पास आ गया और उन्होंने एक टर्म भी दे रखा है कि डॉक्टर इस धरती के दूसरे भगवान हैं, तो हमको अब किसी तरह से इस रोग से मुक्त कर दें और हम ठीक हो जाएं। तो क्या ज्यादा चैलेंज आप देख रहे हैं रोगियों की साइड से या डॉक्टर्स की साइड से? किस तरह से इनको खत्म किया जाए, समस्या ये है। देखिए, चैलेंजेस जो हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप बात करते हैं कि इलाज
करने के लिए इस समय हमारे पास जो है वो क्या चैलेंजेस हैं बीमारियों को ठीक करने के लिए एक चिकित्सक के रूप में। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। जैसे मान लीजिए कि अभी क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं टेक्नोलॉजी का, जैसा अभी आपने चर्चा की कि बहुत सारे जो है गूगल पे, यूट्यूब पे या ऐसे भी चीजें अवेलेबल है। तो कई बार क्या ऐसा होता है कि मरीज के पास एक तो समय नहीं है, और उसकी जो रूटीन है उसमें बीमार होने के लिए भी उसके पास एक्चुअली समय नहीं है। जो आज का हमारा सेक्टर है, काम का इतना बोझ है या इतना फास्ट लाइफ है कि आप एक सिंपल सा कोई उसको सर्दी जुकाम या ऐसी कोई इन्फेक्शन अगर एक दिन को होता है तो उसके पास इतना समय नहीं है कि वो उसके लिए 2 या 3 दिन वो रेस्ट कर सके। तो उसको वो ऐसा ट्रीटमेंट वो चाहिए, उसको उसकी अपेक्षा में है, या वो चाहता है कि सिंपली मैं डॉक्टर के पास जाऊं, वो कोई एक टैबलेट या कोई इंजेक्शन एक ऐसा दें कि मैं नेक्स्ट डे जो है वो पूरा 100% फिट होकर के वो अपने कार्य क्षेत्र में पुनः उपस्थित हो जाऊं। तो कई बार जो मेडिकल एडवांसमेंट की वजह से ऐसा करना आजकल संभव हो भी पा रहा है, लेकिन ये चीजें लॉन्ग टर्म में जो है वो इफेक्टिव कितनी हैं और उनके साइड इफेक्ट्स कितने हैं, इसको हमें देखना होगा। दूसरा, कई बार बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों को आप देखेंगे कि आजकल जो है वो पेशेंट जो सेल्फ मेडिकेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मरीज को पता है कि मुझे बॉडी में कहीं आज थकान है, कुछ पेन है, ज्वाइंट में पेन है या हेडेक है, तो उसको पता है कि मार्केट में मेडिकल स्टोर पे बिना हमारा कुछ ऐसा अभी सिस्टम भी है, हेल्थ डिलीवरी सिस्टम है कि इजीली जो है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन भी बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो पेशेंट को अवेलेबल है। तो एक सेल्फ मेडिकेशन की समस्या जो है, जिसकी वजह से भी इलाज में कई बार दिक्कत आती है कि मरीज ऑलरेडी उतनी दवाएं कई बार खा करके आ रहा है, तो आपको उसको एक नए तरीके से सोचना है कि अब मैं इसको और क्या दूं। जो एक पुअर कंप्लायंस की हम बात कर सकते हैं कि जो पेशेंट है, जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं, जैसे डायबिटीज है, वो आपके पास आया एक पेशेंट के पास, आपने उसका जांच किया, उसका शुगर लेवल ये है, लिपिड प्रोफाइल ये है, उसके अकॉर्डिंगली आपने उसको मैनेज किया और उसकी डाइट पैटर्न एक डिसाइड कर दिया कि आपको ये खाना है, ये नहीं खाना है। उसके बाद उसने दवा लेना शुरू किया। एज सुन एज उसका शुगर लेवल कंट्रोल में आता है और उसको कुछ बेटर फील होने लगता है, तो उसके दिमाग में जो है वो बहुत सारी बातें आने लगती है कि क्या मैं जिंदगी भर अब दवा खाऊंगा और मेरा शुगर कंट्रोल है। वो सेल्फ जो है वो एक अभी मैं कहीं और किसी दूसरे रेफरेंस में वो बात आई थी, माई बॉडी माई राइट। अभी एक न्यूज में मैं देख रहा था, तो पेशेंट वो ये नहीं समझता कि डॉक्टर की सलाह मुझे उसको लगता है कि अब ठीक हो गया, शुगर मेरा कंट्रोल है, वो वापस से दवा भी अपने हिसाब से स्टॉप कर देता है। ब्लड प्रेशर की गोली कभी वो बंद कर देगा कि शुगर तो मेरा अब नॉर्मल आने लगा है, बल्कि थोड़ा कम ही जाने लगा है। तो डॉक्टर के पास जाना भी जरूरी नहीं समझता, बंद कर देता है। लॉन्ग टर्म में यही चीजें उसको जो है वो मल्टी ऑर्गन्स की तरफ ले जा रही हैं, और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में जब वो रिकरेंस, शुगर में एक लेटेंट फेज होता है, मरीज इस बात को नहीं जानता। कई बार हम भी फॉल्स क्लेम करते हैं कि शुगर हमने जो है वो ठीक कर दिया है, लेकिन वो फेज को जाने के बाद वापस रिकरेंस होता है और जो ज्यादा सीरियस फॉर्म में होता है। दूसरा, आजकल ये जो बहुत सारे ऐसे मैं नहीं कहूँगा सभी को, उसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, जैसा आप अच्छा काम कर रहे हैं, या ऐसे और भी बहुत अन्य लोग हैं, लेकिन अध कचरे या अपक्व ज्ञान को लेकर के बहुत सारे लोग गूगल पे, आप रील्स बनाने का आजकल दौर है, अब वो पेड़ कोई भी प्लांट्स पकड़ के पत्ती लेके खड़े हो जाएंगे कि ये फलाना प्लांट है और सुबह में इसकी 10 पत्ती आप चबाइए और शुगर दूर भगाइए, या इसका काढ़ा पीजिए और गठिया रोगों से बचाओ। तो ये भी मरीज को लगता है कि यही सही है, वो अस्पताल जाता नहीं, फिर वो यही करता रहता है महीने भर सालों, जब और स्थिति बिगड़ जाती है एडवांस स्टेज पे वो आपके पास डॉक्टर्स के पास पहुंचता है। तो वो भी एक चैलेंज है हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए। दूसरा, इन सब चक्करों में कई बार कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप होने लग जाती है डिजीज में। सपोज उसको डायबिटीज है और वो इरेगुलर मेडिकेशन में है, डाइट पैटर्न भी सही नहीं है, धीरे धीरे उसको जो है या कुछ दवाओं के साइड इफेक्ट से और ऑर्गन्स भी, किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, उसको कुछ ऐसी दवाएं भी मॉडर्न मेडिसिन में हैं, जैसे कोई ब्लड प्रेशर की कोई दवाई खा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स की दवाएं हैं कि वो लॉन्ग टर्म में उनमें किसी में पिडल एडिमा डेवलप होता है, किसी में ब्रोंकियल अस्थमा, कुछ सांस के मरीज की समस्याएं डेवलप होती हैं, कुछ रीनल इम्पेयरमेंट करती हैं। तो मरीज एक बार जान गया उस दवा का नाम, तो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाता और वो खाते ही रहता है, जिंदगी भर खाता रहेगा। तो और कॉम्प्लिकेशन, बहुत सारी डिजीजेस, मल्टी कॉम्प्लेक्स डिजीजेस लेकर के आया था। तो मल्टी
फैक्टोरियल अप्रोच भी फिर हमको ट्रीटमेंट के लिए लेना पड़ता है। एक ही मरीज में हमको एक किडनी का भी नेफ्रोलॉजिस्ट की भी ओपिनियन चाहिए, एक मेडिसिन का भी डॉक्टर चाहिए, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। तो ये भी एक समस्या इलाज में हमें आती है कई बार। जी बॉस, तो ये जो आपने एक समराइज वे में बताया कहाँ कहाँ पे किस तरह से गलतियां हो रही हैं। कई बार ओवर कॉन्फिडेंस या सोशल मीडिया या कई बार डॉक्टर की सलाह ना मानकर अपनी ही खुद की दवाइयां क्रिएट करना या खुद के सोच को ही सही मानकर अपनी डिसीज के ट्रीटमेंट करने लगना, इस तरह के बहुत सारे फैक्टर्स आ रहे हैं जो चुनौतीपूर्ण है। कहीं ना कहीं आपकी बातों से जो निष्कर्ष निकला, लाइफस्टाइल डिसीजेज आज के टाइम पे चैलेंजिंग हैं, लेकिन अगर सही रूप में डॉक्टर की सलाह के हिसाब से लगातार सही फॉलोअप देते हुए उनकी सलाहों के अनुसार काम करेंगे तो इन बीमारियों को भी काफी अच्छे ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है, या हो सकता है कई ऐसे केसेस भी मिले जिनको पूरी तरह से ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में जैसे ही पेशेंट थोड़ा रिजल्ट ले लेता है, वो डॉक्टर की ना मान के कई बार अपने को खुद को फॉलो करने लगता है और यहीं से डिसीज कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू हो जाती हैं। तो ये सर बहुत अच्छी जानकारी रही हम सभी के लिए। इससे अगले एक स्टेप बढ़ते हुए, आज की जिस तरह की जीवन शैली लोगों की हो चुकी है, लगभग हो ही चुकी है, जिस तरह से उनके काम का पैटर्न है लगभग हो ही चुका है, हरी भरी एंड करी जो लाइफ स्टाइल मानी जाती है, टेंशन में सभी लोग हैं, किसी न किसी टारगेट को अचीव करने के लिए दौड़ भाग भरी जिंदगी है, खान पान में भी काफी बदलाव आए हैं, फास्ट फूड हो या जंक फूड हो, ये सब सभी के डाइट में शामिल हो ही चुके हैं। ऐसी स्थिति में जो अब एक चिकित्सा जगत का, एक चिकित्सकों का जो एक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि आपके पास यूजी लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं, एमडीएमएस करने वाले पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स भी हैं जिनके आप गाइड हैं, आप पीएचडी करने वाले स्टूडेंट्स के भी गाइड हैं। तो किस तरह से आप रिसर्च के फील्ड में देखते हैं कि जो चिकित्सक इस समय बन रहे हैं, जो भावी समय के डॉक्टर के रूप में समाज में आने वाले हैं, उन लोगों को किस तरह के सब्जेक्ट्स का चयन करना चाहिए काम करने के लिए, जिससे कि वो बेहतर रिजल्ट समाज को दे पाए? जी बिल्कुल, जैसा हमने शुरू में भी चर्चा की और आपके आज का इस जो एक संवाद है उसका आपने टॉपिक भी रिसर्च को ही रखा है। तो जी सर, जी एक सर। बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसमें मैं कह सकता हूँ कि अ, हम ये जरूर कहते हैं कि हमारा शास्त्र जो है वो अनादि है, शाश्वत है, अनंत है, और हमारा हिस्ट्री बहुत वे बैक टू वेदास हमारी ओरिजिन है, रूट्स हमारी हैं। और हम अब तक सरवाइव भी कर रहे हैं। मैं बेसिकली अपने ही सिस्टम, अपनी पद्धति आयुर्वेद की बात करूं तो हमारा सर्वाइवल भी अभी तक सोसाइटी में सिर्फ इसीलिए है क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स जो है वो बहुत स्ट्रांग रहे हैं। क्योंकि कोई भी साइंस, मेडिकल साइंस या कोई भी तभी तक सरवाइव कर सकता है जब उसके फंडामेंटल्स जो है वो बहुत कंसाइज हों, बहुत ऑथेंटिक हों और बहुत डीप रूटेड हों। तो ऐसे में हम अपना, अगर जो हमारे जो आजकल के जो यूजी स्टूडेंट्स हैं, जो अब तो यूजी में भी जो है वो जो हमारी अब मानद संस्था है वो एनसीएसएम या आयुष मिनिस्ट्री है, वो यूजी के बच्चों में भी वो यूजी स्टार और पीजी स्टार ऐसे करके बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे रिसर्च के ले आ रही है जिसमें फाइनल ईयर का स्टूडेंट भी किसी डिजीज पे, यूजी का भी, बीएमएस का बच्चा भी कोई टॉपिक पे किसी डिजीज को लेकर के 20 30 40 पेशेंट पे एक या कुछ और भी फंडामेंटल्स पे भी कुछ काम करके उसको सबमिट कर सकता है और उसमें एक अच्छा खासा वो प्रोत्साहन राशि भी दे रहे हैं। तो उस फॉर्म के लिए अगर हम कहें तो सबसे पहले हम जैसे कहा कि रिसर्च को हमें उन्हीं सेगमेंट्स में बांटना होगा। तो अगर हम कुछ सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें फंडामेंटल रिसर्च, जो हमारा फंडामेंटल साइंस है, जो हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं, पंच महाभूत का सिद्धांत है, त्रिदोष का सिद्धांत है, जो हमारे फिजियोलॉजी के शरीर क्रिया के जो सिद्धांत हैं, हमारी जो धातुएं हैं, रस हैं, इस तरह की जो चीजें हैं, इनको लेते हुए अगर हम अपने शोध कार्य को, विषय का चयन करें, फंडामेंटल्स को, उस तरह के टॉपिक्स लें जिससे कि हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट्स को जोड़ते हुए ऐसे विषयों का अगर हम चयन करें तो हमें उसमें सफलता मिलेगी। हमें सबसे पहले तो फोकस्ड होना चाहिए कि हम, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट वर्किंग क्या है, अपना एक विषय, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से सबसे पहले एक विषय का चुनाव कीजिए। अगर आप फंडामेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं, मौलिक सिद्धांत के हैं, तो आप ऐसे विषयों का चयन करें जो आपकी डिपार्टमेंट को और इनरिच कर सके, आपका ये सोच।
हम देखते क्या है कि सारे, चाहे वो मौलिक का हो, द्रव्य गुण का हो, रसशास्त्र का हो या निदान का हो, टॉपिक हो, ऐसे सभी लोग टॉपिक्स जो चयन करते हैं वो घूम फिर करके जो है वो क्लिनिकल स्टडी पे आ जाता है। जबकि अपनी जो कंटेम्पररी साइंस है, मॉडर्न मेडिकल साइंस में आप देखेंगे, मैं जरूर कहूँगा, थोड़ा सा ये कड़वा बात जरूर होगी, लेकिन आप देखेंगे कि जो मॉडर्न की अगर मैं बात करूँ, जो फिजियोलॉजी का स्टूडेंट है वो फिजियोलॉजी के सेक्टर में रिसर्च करता है, उनके यहाँ एक चेन है रिसर्च की, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, देन माइक्रोबायोलॉजी, देन पैथोलॉजी, देन मेडिसिन। तो ये जो चेन फार्मा, ये सब नीचे की जो फंडामेंटल्स हैं जो रिसर्च करते हैं, जो तब जा करके कोई एक नया मॉलिक्यूल या नए ड्रग पे या नए डोज फॉर्म पे वो एक फॉर्म आता है, वो मेडिसिन में फिर वो रिसर्च के लिए जाता है, इस तरह से आगे बढ़ता है। तो हमें भी उसी पैटर्न को अडॉप्ट करना है, फंडामेंटल साइंसेस पे और काम करना है, साइंटिफिक पैरामीटर्स को इन्वॉल्व करते हुए, नए टूल्स फॉर डायग्नोस्टिक, वो निदान वाले शोध छात्रों का वो होगा। जैसे अब हम लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी तैल बिंदु परीक्षा है मूत्र में, या आयुर्वेद में बहुत सारी अष्टविध परीक्षाएं हैं, उनके एक एक पार्ट्स को आप लेकर के उनको टॉपिक में चयन करें, उसमें जो रिजल्ट आए उसको फिर हम उसको लेकर के आगे बढ़ें। फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में फिर कि अब ड्रग डोजेस फॉर्म में हमारे यहाँ, हम जैसे एक उक्त है कि नासा है सिरसो द्वारा, हम कहते हैं कि नेजल जो है वो ब्रेन का गेटवे है। अब आप मॉडर्न में अभी आप देखें, बहुत सारी ड्रग्स हमारे यहाँ नस में तैल हैं, बहुत सारी बीमारियों में हम भी नस चिकित्सा करते हैं। इसमें और क्लिनिकल या और प्रैक्टिकल अप्रोच देने की जरूरत है कि आप देखिए कि एंटीबायोटिक्स बहुत सारी अब नेजल फॉर्म में आ रही हैं। अभी आप मॉडर्न में आप बात करेंगे तो बहुत सारी ड्रग्स जो है वो नेजल रूट से अब वो एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं। तो हमें भी ऐसे फॉर्मुलेशंस पे या इस तरह के अप्रोच को लेकर के चलना है कि जहां से ड्रग डिलीवरी सिस्टम का वो पैटर्न, जैसे फॉर्मुलेशंस को चेंज करना, उनकी पोटेंसी पे ऊपर काम करना। कई बार ऐसा होता है कि हमारा पेशेंट बोलता है कि साहब जो डिकॉक्शन है, काढ़ा है, उसकी क्वांटिटी इतनी हो जाती है कि उसको लेने में थोड़ा पैलेटेबिलिटी का इशू कुछ है। तो इन सेक्टर्स पे काम करना, उसका टेस्ट को कम करना, उसकी डोज फॉर्म को कम करना, 100 ml काढ़ा ना पीने का, उसको कैरी करना, उनकी पैकेजिंग के ऊपर काम करना कि किस फॉर्म में इसको, उसको नैनो फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस पे काम हो रहा है, और भी काम करने की आवश्यकता है। जी सर, ये बहुत अच्छी चीज सर आपने बताई, पहले तो स्टूडेंट की तरफ से ही, क्योंकि रिसर्च का फील्ड निश्चित रूप से साहस भी मांगता है, समय भी मांगता है, श्रद्धा भी मांगता है और संयम भी मांगता है। तो इसके लिए सबसे रुचिकर चीज यही है कि विद्यार्थी का अपना विषय जो, जिसमें उसकी अपनी अभिरुचि हो, वैसे विषय को लेके काम करने के लिए योग्य तज्ञ जी। मार्गदर्शकों के अंडर में अपना कोई विषय लें और उस पर काम करना शुरू करें। और साथ ही साथ जो व्यवहारिक समस्याएं रोगियों की तरफ से आती हैं, कई बार औषधि के स्वाद को लेकर, उसकी मात्रा को लेकर, या कई बार हमारा एक प्रिस्क्रिप्शन ही है, जैसे एक सामान्य रूप से एक आसोअरिस्ट के पैकेजिंग की बात की जाए, तो अगर उसको टीडीएस फॉर्म में या क्यूआईडी फॉर्म में किसी को कोई मेडिसिन चल रहा है, तो वो बोतल कैरी करना, वो भी आज न विद्यार्थी के लिए उतना इजी रह गया है, न ही किसी जॉब पर्सन के लिए। तो इन सभी चीजों पर आपने बहुत सा अच्छा मार्गदर्शन दिया, जो न केवल विद्यार्थियों के लिए हितकर है अपने विषयों का चयन करने के लिए, बिल्कुल जो समाज के लोग हैं, जो जिस तरह की एक अपेक्षा करते हैं, जैसे इस चीज में मॉडर्न मेडिकल साइंस ने, एलोपैथ ने काम किया। उन्होंने औषधियों को काफी सरल रूप में लाया, जो टेस्ट वगैरह है उनकी कोटिंग की, या इस तरह से अपना कैप्सूल के फॉर्म में लाना, या तमाम ऐसे फॉर्म्स उन्होंने कन्वर्ट की। तो वही चीज कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी जरूरत आ रही है कि हम चीजों की पोटेंसी बढ़ाएं, एफिकेसी बढ़ाएं, क्वांटिटी कम करें, स्वाद वगैरह के बारे में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करें। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर्स का एक अपना एक काम करने का तरीका है, उनका एक सिस्टम बना हुआ है। ऐसे में चूंकि एक बहुत बड़ी संख्या में आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, लगभग माना जा रहा है कि 7 लाख के आसपास आज की डेट में आयुष प्रैक्टिशनर भारतवर्ष में है। तो इसमें एक बहुत बड़ी संख्या, लगभग मान के चलिए 80 to 90% के आसपास जो पॉपुलेशन है, वो कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में है, एक मेडिकल ऑफिसर्स के रूप में काम करते हुए अपने क्लिनिक या अपने हॉस्पिटल के रूप में चल काम कर रहे हैं।
तो ऐसे में क्या इनके द्वारा जो प्रैक्टिस की जा रही है उसकी नॉलेज को भी किसी तरह से कनेक्ट करके सबको समराइज करके कोई एक अच्छा फॉर्म क्रिएट किया जा सकता है, जिससे ज्यादा अच्छी नॉलेज एक बड़े पैमाने पर एक बड़ी संख्या पे जो काम हो रहा है वो सभी के सामने आए, इसके लिए कुछ किया जा सकता है, यानी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर को जोड़ने जैसा। जी, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न आपका ये है, क्योंकि रिसर्च आपने बहुत अच्छी बात की प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स की, या जो फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, और एक एकेडमिक्स जहां हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँ कि ये दो पिलर्स हैं रिसर्च के, का पोल है। एक हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, और एक पोल जो फील्ड में जो पेशेंट के ज़्यादा क्लोज है। क्योंकि कोई भी बीमारी होती है तो पहले पेशेंट जो है वो अपने नियर बाई फिजिशियन को, अपने लोकल फिजिशियन को कंसल्ट करता है। तो एक तरह से हम कहें कि ये अगर दो पिलर्स हैं, और जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं जो फील्ड में हैं, तो वो जो है वो एक ब्रिज की तरह से काम कर सकते हैं। एक रिसर्च का एक पुल अगर हम बांधे तो वो एक ऐसा इस पार से उस पार एक कनेक्टिविटी रख सकते हैं, क्योंकि पेशेंट उनके पास जा रहा है, वो एक बैकबोन साबित हो सकते हैं। उसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हमारा प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो फील्ड में कर रहा है, कई बार, अच्छा ये शुरू से हो जाए। मैं नए लड़कों की इस पे फोकस ज्यादा करने को कह रहा हूँ, जो अभी अपनी यूजी या पीजी कंप्लीट करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए उतर रहे हैं। उन्होंने बहुत ही नोबेल कॉज को चूज किया है और बहुत ही चैलेंजिंग टास्क लिया है। क्योंकि एक सरकारी संस्थान में बैठ करके काम करना, आयुर्वेद के लिए स्पेशली मैं कह रहा हूँ, इंस्टीट्यूशंस में बैठ के काम करना, और एक प्राइवेट फील्ड में बैठ करके काम करना, दोनों इंटायरली डिफरेंट चीज है। क्योंकि वहाँ आपको आपकी आइडेंटिटी से लेकर के आपको अपनी सारी चीजों को लड़ना पड़ रहा है। फील्ड में आपको अपनी पहचान बनाने का भी संकट पहले आयुर्वेद में था, अब तो चीजें चेंज हो रही हैं। तो ऐसे में अगर आप शुरू से ही आदत डाल लें कि जैसे हमने कोई पेशेंट देखा तो आपको अपना क्लिनिकल जो पेशेंट का एक रिकॉर्ड रखना शुरू करें। आपने जो भी पेशेंट देखा उसका रिकॉर्ड रखेंगे आप। उसको, कोई पेशेंट आपने ट्रीट किया लॉन्ग टर्म, जैसे कोई क्रॉनिक इलनेस आपने ट्रीट किया और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट से आपको एक रिजल्ट मिला, तो उसका आप एक पूरा प्रोफाइल केस रिकॉर्ड बनाइए और उसको पब्लिश करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक केस रिपोर्ट पब्लिश कर सकते हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं जो केस रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। लेटर टू एडिटर करके भी आजकल पब्लिश होता है कि आप सीधे एडिटर को लिख के, वो भी पब्लिश होने लगा है, और छोटे फॉर्म में भी। फिर उसके बाद आप एक केस, फिर 4 केस, 5 केस की, फिर एक 10 केस की पायलट स्टडी, ऐसे 10 यहाँ तक आप अपने छोटे सेटअप में कर सकते हो। और इस रिजल्ट को आप अपने नियर बाई जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एक्सपर्ट्स के साथ उनसे शेयर करें, या किसी सेमिनार्स में, वेबिनार्स में, जब भी आपको मौका मिले। कई बार प्रैक्टिशनर्स उसके लिए समय नहीं निकालते, लेकिन ये भी एक पार्ट ऑफ वो है। क्योंकि जब आप उस चीज को शेयर करेंगे तो वो और लोगों तक स्प्रेड होगा। आप उस स्टडी को लेकर के किसी भी एकेडमिक इंस्टीट्यूट से एक कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं कि मैंने ये 10 केस स्टडी की है, उसका ये या ये पब्लिकेशन है। उसको फिर लार्ज स्केल पे उनके साथ कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं। पेशेंट आपके भी पास जाएगा, फिर वो एक डेटा और ज्यादा फॉर्म में पब्लिश होगा। इस तरह की कुछ चीजों को हम कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म में जो है इसको हम एक अच्छा वो दे पाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के, जो रिसर्च के लिए अब प्राइवेट सेक्टर्स को भी आयुष वेलनेस सेंटर्स बनाने के लिए भी वो फंडिंग कर रहे हैं। आप प्राइवेट सेक्टर्स में भी उसको बना सकते हैं। पंचकर्मा सेंटर्स स्टेब्लिश करने के लिए भी बजट देते हैं। तो एक रिसर्च प्रोटोकॉल इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ही ये फैसिलिटी, या ये हम कहें कि ये हमारी एक पिकुलैरिटी है कि हम सिर्फ सिस्टेमिक या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पे नहीं जाते। हमारा शास्त्र जो है वो हमें संशोधन और संशमन, दो तरह की हमारे पास मौलिक चिकित्साएं हैं। और उसमें भी कहा है कि जिता संशोधन तु न तेषां पुनरुद्भव, यानी पहले हमें रूट आउट की तरफ करने के लिए हमें इंडिकेट करता है। तो हम उस तरह की चीजों पे रिसर्च कर सकते हैं पंचकर्म को बेस बना करके। तो उन डिजीजों में, जैसा आप पहले चर्चा कर रहे थे कि क्या हम जिंदगी भर दवा खाएंगे, बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जिनमें आप इस तरह से काम करके और अच्छा ऐसा रिजल्ट दे सकते हैं कि उनकी दवाओं की डोज कम हो जाएगी, दवाओं की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, और कई बार वो दवाएं बंद भी हो जा सकती हैं। यहाँ पे क्लेम करना बहुत उचित फोरम ये नहीं है, हमेशा डेटा के साथ बात करनी चाहिए। लेकिन अर्ली डायबिटिक्स में आप भी प्रैक्टिस में हैं, और बहुत सारे जो भी लोग, ये आप देखेंगे कि अगर वो अर्ली डिटेक्ट
अर्ली स्टेज में आपके पास आ गया, आयुर्वेद के पास आ गया है, तो उसके लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करके और कुछ सिंपल हर्ब्स के जरिए ही आप उसकी डायबिटीज को लाइफ लॉन्ग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको कुछ योग प्राणायाम और डाइट के उसको अन्यथा या और भी बहुत सीरियस मेडिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये शोध के बाद हम इस पे एक डेफिनेट कोई पब्लिकेशन दे करके इस बात को कह सकते हैं। जी सर, ये बहुत अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली। ये फील्ड में जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, लगातार पेशेंट्स के टच में हैं, वहाँ पे ये जो गाइडलाइन सर ने भी प्रोवाइड की, ये बड़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। क्योंकि जो एक शॉर्ट में एक वर्ड में बात किया तो सर ने कहा थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन के बारे में ध्यान दें। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग देखते हैं कि यंगस्टर्स बड़े अच्छे कई बार वर्क किए रहते हैं, लेकिन उन चीज़ों को सोशल मीडिया या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के बजाय अगर रिसर्च जर्नल्स के माध्यम से या अपने सराउंडिंग के जो मेडिकल कॉलेजेस वगैरह हैं, वहाँ पे एक्सपर्ट जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, जिस फील्ड की रिसर्च है, सर्जरी की है या मेडिसिन की है, गायनी की है, बाल रोग की है, जिससे भी है, वहाँ के एक्सपर्ट के साथ कम्युनिकेट करते हुए उसको एक अच्छे किसी रिसर्च जर्नल में पब्लिश कराएं। या सेमिनार या वेबिनार वगैरह अन्य माध्यम जो कि साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ अटैच्ड हों और प्रॉपर ढंग से अपने वर्क को पब्लिश करें, तो ये ना केवल उनके लिए भी प्रैक्टिस में बेनिफिशियल रहेगा, बल्कि एक अच्छी जानकारी सभी लोगों के बीच में सही तरीके से स्प्रेड होगी। कई बार यंगस्टर्स एनर्जी में आके कि हाँ ये पेशेंट हमने ठीक कर डाला, और वो फेसबुक पे पड़ा हुआ है या यूट्यूब पे कोई अपना 2-3 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बना के 2 रिपोर्ट दिखा के कि ये ऐसे हमने था और हमने ऐसे कर डाला, ये प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है मेडिकोज के लिए, साइंटिफिक पर्सन के लिए। ये जो सही सर ने एक मार्गदर्शन दिया है कि डॉक्यूमेंटेशन रखिए और अपने माध्यम से सीधे आप रिसर्च जर्नल के थ्रू भी जाके अपना वर्क पब्लिश करके अपना योगदान दे सकते हैं इस रिसर्च के फील्ड में। या जरूरत पड़े तो सराउंडिंग में अगर आपके कोई मेडिकल कॉलेज वगैरह है तो वहां पे जाके भी आप अपनी चीज को सही ढंग से ऊपर तक पहुंचा सकते हैं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तरह की एक अच्छी जानकारी देने के लिए, क्योंकि कई बार एनर्जी लेवल की वजह से भी चीजें सही जानकारी ना होने के अभाव में गलत हो जाती हैं। मैं यहाँ पर एक चीज विशेष रूप से आपसे जानना चाहता हूँ। आयुष भारत सरकार के माध्यम से कई इस तरह की मुहिम चल रही हैं, जिनमें वो अनेक तरह की बीमारियों पर लगातार काम कर रहे हैं। आप तमाम तरह की समिति के एडवाइजर या मेंबर रहते हैं। ऐसे में एक डिसीज है आर्थराइटिस जॉइंट पेन, चाहे घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की फॉर्म में, चाहे नेक का पेन हो। बहुत से ऐसे पेन है जिससे आज के लोग यंगस्टर्स, पहले तो बूढ़े लोगों की ये एक बीमारी मानी जाती थी कि बुढ़ापे में 60 साल के बाद ही एक ऐसी बीमारी आनी है, लेकिन आजकल चूंकि लगातार कंप्यूटर पे काम करना, झुक के काम करना, लगातार बैठे रहना, बहुत सी ऐसी चीजें होती चली जा रही हैं कि आर्थराइटिस आजकल यंग स्टेज में भी खूब देखने को मिलती है। क्योंकि आप लंबे समय से उत्तर प्रदेश में आयुष मंत्रालय की तरफ से जो ये जारी मुहिम है, आर्थराइटिस के एक नोडल अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं, और ये एक ऐसी बीमारी मानी जाती है जिसमें माना जाता है कि दवाइयां खाना शुरू करो तो खाते ही रहो एक उम्र के बाद। तो इसमें आपके व्यक्तिगत अनुभव कैसे रहे हैं आर्थराइटिस के? बहुत से पेशेंट आप देखते रहे हैं, आपको हम लोग टीवी पर या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते रहे हैं, लगातार आपने लंबे समय से काम किया है, तो आर्थराइटिस के विषय में सर आपका कुछ अनुभव हम लोगों के साथ शेयर कीजिए। जी बिल्कुल। पहले तो मैं बताऊं कि आर्थराइटिस का जो एक नोडल सेंटर जो है वो आयुष मिशन के थ्रू जो है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, क्योंकि ये मैंने डेटा की बात कही। अब जैसे जो डेटा जा रहा है गवर्नमेंट सेक्टर से, उसको देखते हुए गवर्नमेंट के पास जो डेटा पहुंचा, तो आयुर्वेद में अ, किस तरह के जो है पेशेंट जो है वो आते हैं इलाज के लिए, तो उसमें मास जो था वो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट जो थे वो या तो अपने उदर विकार के लिए, डाइजेस्टिव समस्याओं के लिए, या फिर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, काय चिकित्सा की, या फिर जो है वो घुटनों में, कमर में ऐसे दर्द की समस्याओं को लेकर के आने वाले पेशेंट्स की संख्या ज्यादा हो रही थी। तो इसके लिए एक आयुष मिनिस्ट्री ने एक अलग ही सेगमेंट उसको ने किया कि गठिया उपचार केंद्र और उन्नत शोध केंद्र की स्थापना की जाए। तो उसका इसी तरह का एक सेंटर पहले लखनऊ में 3-4 साल पहले स्टेब्लिश हुआ, फिर हमारे यहाँ बनारस में स्टेब्लिश हुआ। और चूंकि मेरा पहले का शोध कार्य, मेरा जो पीजी भी था, मेरी एमडी थी, वो भी जो है वो संधिगत बात पे थी, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे थी लखनऊ से। के अलावा बीएचयू में मेरा पंचकर्म में जो रिसर्च था वो भी मेरा आम बात पे था, गठिया पे ही था। और पीएचडी भी मैंने जो है वो उसी सेगमेंट में की। तो मैंने जैसे एरिया ऑफ इंटरेस्ट की बात कही, तो वो एक मेरे कार्य अनुभव का जो प्रभाव कहें या उसका जो एक एक्सपीरियंस है, उसको लेते हुए जो है हमें उसका नोडल सेंटर का जो है वो नोडल अधिकारी के रूप में बनाने के लिए कहा गया।
और तब से हम लोग इसमें काम कर रहे हैं सेंटर में। तो इसमें हमने जो अभी पिछले 10 सितंबर को उद्घाटन हुआ, और जो 7-8 महीने में हम लोगों ने जो 8,000-9,000 के आसपास जो मरीज देखे, उसके आधार पे या और जो पहले पब्लिकेशन, उसमें कहता हूँ कि पहले जो आपने कहा कि एक मिथक था कि गठिया तो जो है वो बुढ़ापे का रोग है, समाज में अभी भी ये धारणा है। क्योंकि आने वाले पेशेंट को जब हम ये बोलते हैं कि आपको गठिया है, तो उसका पहला क्वेश्चन ये होता है कि हमारी एज तो अभी 30 साल है, 32 साल है, अभी मेरे घुटने कैसे खराब हो सकते हैं। तो जब उसको एक्सरे या और सारी इन्वेस्टिगेशन में उसको दिखाया जाता है कि ये ग्रेड 2 में अब आप जा रहे हैं, अभी 35 साल की एज है, अभी आगे आपको 30-35 साल, 40 साल, 50 साल और एज है। तो इस तरह के ट्रेंड्स आ रहे हैं, हम कह सकते हैं अर्ली मैनिफेस्टेशंस ऑफ द अर्थराइटिस, अर्ली एज में हो रहा है। गठिया रोग की बात करें तो मॉडर्न मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि 100 से ज्यादा प्रकार के भी ऐसी डिजीज कंडीशंस हो सकती हैं जिनको हम लोग आर्थराइटिस की श्रेणी में रख सकते हैं। हमारे यहाँ वात व्याधियों में 80 प्रकार की वात व्याधियों का वर्णन है। उनको भी जब आप डिटेल में देखेंगे तो उसमें अंशशूल है, पार्श्वशूल है, जानुसंधि शूल है, या विश्वाची है, खली, से बहुत सारे ऐसे आप देखेंगे तो वो सब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्थराइटिस है। वात रक्त है, आम वात है, संधिगत वात है, मांसगत वात है, अस्थि मज्जागत वात है, कटी वात है, गृदसी है। ये सारे के सारे आपको उन तरफ ही पहले से ये वर्णन थे। उसपे ट्रीटमेंट में अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट के लिए हर डिजीज का अलग अलग संशोधन चिकित्सा, उसके बाद फिर शमन चिकित्सा, फिर उसका पथ्य पथ्य की व्यवस्था, उसके योगासन, उस मर्म चिकित्सा, हमारी जो प्रिकुलरिटी जो हमारे पास मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में या कन्वेंशनल सिस्टम जिसको हम कहें, इस समय जो मौजूद जो पॉपुलर सिस्टम है, उसमें आर्थराइटिस में चूंकि पेन है तो एक पेन किलर है। चूंकि अस्थियों में अगर उसमें ऑस्टियोपोरोसिस या कुछ ऐसे हो रहे हैं तो एक कैल्शियम या विटामिन सप्लीमेंट है। और अगर इन सबसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, तो एक पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में उससे काम नहीं चल रहा है तो तुरंत एक स्टेरॉइड का ट्रीटमेंट, इंजेक्टेबल्स भी बहुत सारे आ गए हैं, उनको देना, ये सब चीजें। लेकिन हमारे पास वास्ट है, हम उनकी जीवन शैली में नियंत्रित, क्योंकि हमारा चिकित्सा जो कहता है कि निदान परिवर्जन में चिकित्सा, तो सबसे पहले उस बीमारी के निदान में जाते हैं, उसको देखना कि आम वात के ये निदान बताए गए हैं, उसको डाइट पैटर्न उसका सुधारना, उसको सुबह में कितने बजे उठना, क्या खाना क्या नहीं खाना, लाइफ स्टाइल को कैसे रखना, जीवन में किन किन चीजों को समावेश करना, किन को छोड़ना। तो यहाँ से ट्रीटमेंट की शुरुआत, फिर उसको संशोधन चिकित्सा, हर जगह कहीं बस्ती से, विरेचन से, नशे से, बहुत सारी बीमारियों में रक्त मोक्षण से, मर्म चिकित्सा आपके पास है। इन सब चीजों से करके हम लोगों ने रिजल्ट, कुछ ऐसी भी बीमारियां, मैं वहाँ पे हूँ, ये एक अभी चूंकि हमारे पास ये डेटा शेयर करने का वो नहीं है, ये क्लिप वो कभी किसी और अदर फॉर्म में हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे पास रिकॉर्डेड हैं जहाँ पे एडवांस स्टेजेस में उनको इवन एवियन तक डेवलप हो रहा है, या उसको जो है वो एंकालोजिंग चेंजेस आ रहे हैं इन पेशेंट्स में, जहाँ सर्जिकल इन ट्रीटमेंट ही एकमात्र विकल्प बताया गया था, नी ट्रांसप्लांट हो या हिप ट्रांसप्लांट। ऐसे पेशेंट जब धनाभाव के लिए, पैसों की कमी की वजह से एक बार आयुर्वेद में हम लोग हमारे सेंटर पे आते हैं, तो उनमें हम लोगों ने पंचकर्म से जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वस्तीज हैं, पंचतिक क्षीर वस्ती है, क्षार वस्ती है, पैतरण बस्ती है, इस तरह की बस्तियों का डिजीज के अनुसार प्रयोग किया के प्रोटोकॉल के हिसाब से, प्लस जो चीजें मैंने अभी बताई औषधि दी, इनका एक समग्र जब वो उसको एक प्रोटो उसको देने पे इम्प्रूवमेंट्स इस हद तक हैं कि वो रेडियोलॉजिकल चेंजेस भी हैं, और वो पेशेंट जो व्हील चेयर पे आ रहे थे वो अभी अपने जॉब पे वापस खड़े होने की स्थिति में आ जाते हैं 3 से 6 महीने में ही। ये क्योंकि आर्थराइटिस लाइफ लॉन्ग डिजीज की तरह है कि अब आ गई तो अब एवियन हो गया तो हो गया, एंकालोजिंग है तो है। तो उनमें हमारे इस आयुर्वेदिक अप्रोच से, आयुर्वेद और योग, अथर्ववेद से हमारा आयुर्वेद निकला है, यजुर्वेद से योग की उत्पत्ति, ये दोनों एक कंटेम्पररी एक साथ अगर हम इनका समावेश करें, मर्म चिकित्सा, योगासन और इनको एक लेकर के एक होलिस्टिक अप्रोच में चलते हैं, तो आर्थराइटिस में मैं समझता हूँ कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट देने की स्थिति में हैं। जी सर, ये बहुत ही अच्छे, अनुभवपूर्ण और विद्वतापूर्ण वचन जो हमारे आज चिकित्सक समुदाय के एक नई जनरेशन सुन रही होगी, ये उनके उत्साह को भी बढ़ाएंगे और उनके आत्मविश्वास को भी बढ़ाएंगे
क्योंकि लगातार लंबे समय पर हजारों पेशेंट पर काम करने के बाद जब एक चिकित्सक इस तरह के अनुभव अपने शेयर करता है अपनी नई पीढ़ी के साथ में, तो जो ये एक उत्साह मिलता है कि हाँ, जो हम बुक्स में पढ़ रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, वो रिजल्ट भी दे रहा है और लोग इस पर लगातार काम करते हुए लोगों को लाभ भी पहुंचा रहे हैं। निश्चित रूप से जो सर्जिकल के लिए एक बार प्लान हो चुका है, मन बना चुका है कि नहीं, वो आपकी बीमारी का इलाज सर्जिकल ही है, हिप ट्रांसप्लांट कराना है, नी ट्रांसप्लांट कराना है। अगर वो औषधियों के माध्यम से, चिकित्सा उपक्रमों, पंचकर्म के माध्यम से कुछ समय में ही एक ऐसी स्थिति प्राप्त कर लेता है कि अब वो खुद से सेल्फ डिपेंडेंट होकर अपने सारे काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और मेडिकल साइंस के लिए भी निश्चित रूप से जब ये आपका डेटा गवर्नमेंट पोर्टल वगैरह पर शेयर होगा उस समय एक वास्ट रूप में, तब ये सभी के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। लेकिन आपके जो ये गूढ़ अनुभवपूर्ण वचन जो हम लोगों ने सुने, ये भी एक नई पीढ़ी जो आगे आने वाली है उसको भी एक मार्गदर्शन भी देंगे और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी भरेंगे कि हाँ, हमें चल के अपनी पैथी के अनुसार आगे ट्रीटमेंट करना है। तो ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात रही कि एक उच्च विद्वान, दीर्घकालिक चिकित्सा अनुभव लिए हुए मनीष सर हम लोगों के साथ में है और वो खुल के लगभग हर विषय पर अपने अनुभवों को हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। मैं एक अंतिम प्रश्न के रूप में ये चीज जरूर चाहूंगा कि जो एक नई आयुर्वेद के चिकित्सक अभी हैं, आयुर्वेद के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जरूर कुछ मार्गदर्शन के रूप में कुछ वचन सर कहें, जिससे उनको अपने चिकित्सा के अध्ययन काल में या चिकित्सा के अध्ययन काल को पूर्ण करने के बाद एक चिकित्सक के रूप में जब वो समाज में आते हैं तो उस जीवन में उनको विशेष लाभ हो। सर, आपका कुछ मार्गदर्शन इस विषय में। मैं नए छात्रों को, या जो अभी छात्र हैं या जो फील्ड में जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी आयुर्वेद का एक छात्र ही हूँ और हम सभी आजीवन एक छात्र शास्त्र, मेडिकल साइंस जो है वो इतना वास्ट है कि हमने, हमारा हर आने वाला मरीज हमें एक नया पाठ पढ़ाता है कई बार। और मैं पहले कुछ कहूँ उससे पहले मुझे एक इंसिडेंस याद आ गया, मैं यहाँ उसको शेयर करना चाहूँगा। अभी मैं रिसेंटली गठिया सेंटर की बात मैं बताना चाहूँगी। कई बार ऐसा होता है कि एज ए क्लिनिशियन, अभी लास्ट वीक या उसके पहले एक पेशेंट ऑस्टियोआर्थराइटिस का अपनी पिछली रिपोर्ट्स लेकर के ओपीडी में मतलब आया। और मैंने उसकी रिपोर्ट्स देखी तो वो ग्रेड 4 में ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑलमोस्ट फ्यूजन शो कर रहा है, फ्यूज है, और एज भी उसकी 60+ है। तो मैंने कहा तो एज भी 60+ है आपकी और ग्रेड 4 में है, तो आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जो हम जानते हैं कि भाई स्केटिंग नहीं करनी है, थोड़ा घुटनों को ना मोड़ें और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पैदल यात्रा ना करें, या नी कैप यूज़ करें, या डेली घुटनों में ऑयल मसाज करें। तो ये सब मेरी बातें सुनने के बाद वो पेशेंट जो है वो बोला कि सर मैं कुछ अगर व्यायाम पहले से कर रहा हूँ तो क्या मैं वो अभी कर सकता हूँ, या वो भी करने की अब मनाही है। तो मैंने कहा रिपोर्ट तो आपकी यही कह रही है कि आपको कुछ भी करने की मनाही है, क्योंकि एकदम फ्यूज है, बिल्कुल भी गैप नहीं बचा हुआ उसमें। तो फिर भी मैं जानना चाहूंगा कि आप किस तरह के व्यायाम अभी करते हैं। तो वो पेशेंट स्टूल से उठ करके जमीन में बैठा और वो 2-3 ऐसे कठिन आसन कर रहा था। फिर मैंने दोबारा उसका एक्सरे देखा कि उसी का है। तो और वो चक्रासन और घुटनों को पूरा रोटेट करना जमीन में बैठ करके और आगे पीछे करना, और ऐसे आसन जो कि नॉर्मल पेशेंट भी 40+, 45+ की एज के बाद करने में एक बार उनको कठिनाई होती। तो ये आयुर्वेद का, जैसे हम कहते हैं ना कि जो आपने सिद्ध कर लिया है, वो उसने बताया कि मैं सर थ्रू आउट सर्विस लाइफ से ही, वो अच्छी किसी मतलब प्रशासनिक सर्विस में था, बोला मैं शुरू से ही योग करता था। तो अभी भी मैं ये सब चीजें कर पाता हूँ, थोड़ा बहुत पेन है तो मैं वो तो ठीक है, मैंने उसके लिए कुछ आपके पास आया हूँ। लेकिन मैंने उससे कहा, नहीं फिर आप ये आसन बंद मत करिए, क्योंकि आप इजीली मूव कर पा रहे हैं, आप इसको करते रहिए। तो ये एक योग का आसन का उसका एक उसने कर रखा था, सिद्ध किया। वो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस था कि क्योंकि कई बार हम उसकी रिपोर्ट्स देख करके पेशेंट की अपने आप को हम कहते हैं कि यार इसको हम एक्सरसाइज अब बहुत नहीं बता सकते, इसको लिमिटेड ही रखना है। उसी से जुड़ा हुआ एक और वाक्य मैं देता हूँ बाद में, चूंकि अभी हम लोग क्लोजिंग उसमें है। इसको एक लाइटर मोड पे एक जोक की तरह लेते हैं कि एक पेशेंट मेरे पास ऐसे ही गठिया में आया। तो वो बोला कि साहब हम आयुर्वेद में आए दिखाने के लिए, पहले हम गए थे कुछ हॉस्पिटल का गया वो दिखाने के लिए किसी डॉक्टर को। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराया, ये घुटने में आपकी ये प्रॉब्लम है,
आपका घुटना में गठिया हो रहा है, आपको पैर को मोड़ना नहीं है, आपको चलने से दर्द बढ़ेगा, आपको टॉयलेट भी जो है वो कमोड वाला यूज करिए, सारे प्रिकॉशन। तो वो पेशेंट उसको डॉक्टर मेरे को बोला कि मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि मुझे यही तो प्रॉब्लम है, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, और आप वही चीज मुझे बता रहे हो कि आपको घुटने नहीं मोड़ने, मेरा घुटना नहीं मोड़ने में दिक्कत हो रही, तभी तो मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर आपका इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, आप ट्रीटमेंट क्या कर रहे हो? कि मुझे कमोड पे ही बैठना है, मुझे घुटनों को मोड़ना नहीं है, मुझे ज्यादा पैदल नहीं चलना है, तो फॉर व्हाट मीन यू आर ए डॉक्टर? तो मैं सीधा फिर सर आयुर्वेद में आ गया, सुना कि आपका एक नया सेंटर खुला है। तो इस तरह की भी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और उस रिपोर्ट से मुझे लगा कि नहीं, अगर पेशेंट कर सकता है तो हमारे पास बहुत सारे योगासन है, उत्कटासन है, जो कि हम संधिवात में कराते हैं। अब हमने शुरू किया, साइकिलिंग है, वो सब चीजें करा सकते हैं, कराते हैं, जब तक पेशेंट वो कर सकता है, उसकी उसमें है। दूसरा, आपने कुछ एक मैसेज की बात की, तो ये मैं इसी से जुड़ा मैसेज यही है कि जब आप अपने, सबसे पहले तो आप अपने स्ट्रेंथ को जानिए कि हम आयुर्वेद के छात्र हैं, आयुर्वेद के स्नातक हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, तो हमारे पास हमारे इतिहास कितना सशक्त है, और हमारा फंडामेंटल्स कितने स्ट्रांग हैं, चिकित्सा करने की कितने मोड, हमको एक डिजीज के लिए क्या क्या चीजें मिलती हैं, हमारे पास सपोर्टिव क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास केवल सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट के लिए ड्रग नहीं है, हमारे पास ड्रग्स तो हैं ही, उसके अलावा हमारे पास जो है वो औषधि के अलावा आहार व्यवस्था भी है, पथ्य व्यवस्था भी है, जीवन शैली में परिवर्तन है, हमारे जो साइंसेस में जो ऋतुओं के अनुसार ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, ये सारी चीजें जो हमारे, इसके अलावा हमारा रसायन चिकित्सा जो है, हमारे जो योग चिकित्सा है, मर्म चिकित्सा है, पंचकर्म जो हमारी एक चिकित्सा है। अभी माननीय योगी जी ने एक आयुष पूरे विभाग की एक बैठक ली, और उन्होंने पंचकर्म को पूरे स्टेट पे मतलब एक प्रोग्राम लेवल पे इनिशिएट करके, और डिफरेंट जिलेज में पंचकर्मा सेंटर्स, आयुष के जितने भी वेलनेस हॉस्पिटल्स हैं, सब जगह पंचकर्मा सेंटर्स एस्टेब्लिश करने के लिए कहा, उसको और बढ़ावा देने के लिए कहा। तो मैं यही कहूंगा, अभी आप एक एग्जैक्टली नाम शायद सम कैनेडी, रोजे रेडिया कैनेडी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर की लड़की का एक इंसिडेंस था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने एक मन की बात में शेयर किया था। वो शायद आप लोगों को ध्यान हो कि वो, उनकी जो आई साइट्स थी वो चली गई थी, और वो प्राइम मिनिस्टर की बेटी थी, तो उनके लिए कोई भी मेडिकल सिस्टम या कोई भी कंट्री वो आउट ऑफ रीच नहीं थी। सारी चीजें उन्होंने अपना ली, और उनको विजन के लिए कहीं भी उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला, उनकी प्रोग्रेसिव लॉस हो रहा था। उन्होंने फाइनली कभी वहां से मोदी जी से बात की कि कुछ है, मॉडर्न में तो मैं सब जगह दिखा चुका हूँ, आप हर जगह आयुर्वेद और योगा प्रमोट करते हैं, आयुर्वेद में कुछ है क्या? मोदी जी ने केरल में एक, बहुत सारे सेंटर्स हैं पंचकर्मा सेंटर्स, वहाँ पे एक नेत्र का एक नेत्रकल्प कराते हैं फिजिशियन, उनके सेंटर्स का रेफरल दिया, और वो वहां से आई, और 3 to 4 मंथ में, ये एक बहुत पॉपुलर स्टोरी हुई थी, आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, उन्होंने नेत्रवस्ती और क्रियाकल्प जो है 3 से 4 महीने अलॉन्ग विद सम मेडिकेशन, उनकी ग्रेजुअल विजन इंप्रूव हुई, और वो फाइनली उन्होंने, मतलब अच्छा विजन उनका वापस आया, सिंपली केवल और केवल आयुर्वेद की चिकित्सा। तो ये हमारी स्ट्रेंथ है। मैं छात्रों को और चिकित्सकों को कहना चाहूंगा कि हमें पोटेंशियल है, जरूरत है अपने विजडम को, अपने नॉलेज को, उसके ऊपर फेथ रखने के लिए, और साइंटिफिक टेम्परामेंट में उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को आंसर करने की, जो हम तभी करेंगे जब हमें अपने आप में विश्वास होगा, और पूर्ण विश्वास के साथ हम इस पूर्ण मनोयोग के साथ इस कार्य में लगेंगे, तो रिजल्ट 100% मिलेंगे। जी सर, ये बड़े ही ज्ञानवर्धक और बड़े ही उत्साहवर्धक ये अनुभव आपने हम लोगों के साथ शेयर किए। निश्चित रूप से ये जो आपके मार्गदर्शन में जो चीजें विद्यार्थियों के लिए या चिकित्सकों के लिए जो भी मिली, ये बड़े ही अमूल्य रहेंगी, और न केवल उनको अपने अध्ययन काल में, बल्कि जब जीवन के कुछ लक्ष्यों को निर्धारित करेंगे तो उसमें अपने रुचि के विषयों को सिलेक्ट करते समय, या उसके बाद उनको जिस विषय पर कार्य करना है और किस तरह से कार्य करना है, ये सभी के लिए बहुत ही अच्छे एक मार्गदर्शन का कार्य करेंगी। आपने अपना बेहद बहुमूल्य समय हम लोगों के लिए दिया, और आप वर्तमान में ज्ञान की, अनुभव की और चिकित्सा की एक प्रतिमूर्ति के रूप में आज हमारे पास उत्तर प्रदेश में आप विद्यमान हैं।
और भगवान शिव की नगरी काशी में आपके द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में जो ये आर्थराइटिस के लिए जो चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त हैं, या संपूर्णानंद परास्नातक मेडिकल कॉलेज में जो आपके रूप में एक चिकित्सक के रूप में विद्यमान है, ये बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि आप उस क्षेत्र में उपलब्ध हैं। लेकिन ये एक तकनीकी का भी एक ये बड़ा अच्छा संयोग ही कहिए कि आपके माध्यम से हम आज इतना दूर बैठे हुए भी आपके अनुभवों का, आपके ज्ञान का पूरी तरह से लाभ ले सकते हैं, और इसको आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी जो इस दिशा में कार्य कर रही है उन सभी के साथ साझा कर सकते हैं। तो ये बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद, आपने इतना बहुमूल्य समय हम लोगों को दिया और आपका बड़ा अच्छा मार्गदर्शन हम सभी को मिला। आपसे अनुरोध रहेगा कि इस तरह के कार्यक्रमों में, चूंकि आप एक बेहद विख्यात चिकित्सक हैं, अनेक तरह के चिकित्सा की संदर्भ में ऐसे ही चुनौतीपूर्ण विषय आते रहते हैं, ऐसे में हमारे लिए जब भी आवश्यकता होगी हम आपसे अनुरोध करेंगे। पुनः आपका सभी को मार्गदर्शन देने के लिए आप अपना समय जरूर निकालिएगा। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।